हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आए हैं जिसके बारे में बच्चे बहुत बड़े बड़े लेक्चर देखते हैं, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि ये पूरा है या नहीं। वो चीज़ है वेरिएशन इन साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो जनरल ट्रेंड भी देख लेते हैं और एक्सेप्शन भी देख लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहीं बाहर से आ जाएगा तो क्या होगा। तो आपसे मैं यार एक चीज पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आप ये जो है जितने भी लेक्चर बनने वाला, मुझे नहीं पता 15 मिनट 20 मिनट इतना ही बनेगा, उसको देखने के बाद आप मुझे मेरे ऊपर जो है आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से बैठ जाएगा। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से वेरिएशन इन साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से अगर बनता है तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप यार अलग अलग जगह पर भटकिए मत, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और यहीं पे मैं कह रहा हूँ यहीं पे दिमाग में सेट कर लीजिए। घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बाद में यार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, कभी भी आपको भूलने नाम की कोई चीज नहीं पता चलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इसमें क्या होता है, साइज के अंदर या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, कहां पे पीरियोडिक टेबल में। कहां पे ये चेंजेस कहां पर पड़ेंगे, वेरिएशन कहां पे पड़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में पड़ेंगे, है ना। पीरियोडिक टेबल में किधर जाने पे क्या होता है, कौन सा एक्सेप्शन है, ये सारी चीजें पड़ेंगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए ना, कायदे से तो याद होनी चाहिए, लेकिन आपको याद नहीं है। तो जिसको याद नहीं है इस चैनल पर देखिए, ढूंढिए, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने एस और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करवाया है। लगभग पीरियोडिक टेबल आप एस और पी ब्लॉक के तत्वों को याद कर लेते हैं तो लगभग हो जाती है ना। वैसे डी एफ ब्लॉक के भी याद कर लेने चाहिए, लेकिन आप उस वीडियो को पहले देखिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको वो पूरा समझ आ जाए, पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाए, फिर आपको ट्रेंड ही देखना है किधर जाने पे क्या होता है बस। चलो, तो अब इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इनका मतलब क्या होता है ना, साइज मतलब क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या मतलब होता है, इनकी डेफिनेशन कह सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर इसका पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स, है ना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है वो पढ़ेंगे। और तीसरी चीज पढ़ेंगे एक्सेप्शन। तो तीन ही चीज पढ़नी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वैसे वैसे आप पढ़िए। आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ याद करना है, रटना है, समझना है, जो भी करना है कर लो। बस जो मैं आपके लिए कर रहा हूं ना उसको आप पूरा करो, है ना। इस लेक्चर के लिए ऑलरेडी आपके लिए मेहनत हो चुकी है, इस लेक्चर को बनाने में, डिजाइन करने में हो चुकी है, जो आपके काम आए, है ना। तो ये बहुत, इसके पीछे अभी ये जो 20 मिनट का लेक्चर चलेगा, इसके पीछे 2 से 3 घंटे की मेहनत ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जनरल ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं ना। मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, मैं नहीं लिखा रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मान लो ये आपकी पीरियोडिक टेबल ऐसी होती भाई, इधर एस ब्लॉक वाले और इधर बीच में डी ब्लॉक वाले और इधर पी ब्लॉक वाले, इधर एस ब्लॉक आ जाएंगे, इधर डी ब्लॉक आ जाएंगे और इधर पी ब्लॉक वाले एलिमेंट। लेकिन ये मैं आपको बता दिया, उधर याद कर लिया। मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ ये क्या है, नॉर्मली। तो जनरल ट्रेंड क्या रहता है, ये एक डिफरेंट है, ये एक अलग रहेगा, ये तीनों साथ में रहेंगे, ये तीनों साथ में रहेंगे, जबकि ये एक अलग रहेगा। कैसे देखिए, एक तो हम इधर जा सकते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल में एक तो हम इधर जा सकते हैं, एक हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जा सकते हैं। दो कंडीशन है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है या बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, दो ही कंडीशन बनती है भाई। या तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, या नीचे से सॉरी बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज एक है जो घटता है, बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों की तीनों चीज बढ़ती है, तीनों चीज बढ़ती है। और जस्ट अपोजिट होता है इधर, इधर जाने पर आपकी साइज तो बढ़ेगी, आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये तीनों चीजें घटती है।
हम बात करेंगे क्यों घटती है, आप डरिए मत। पहले जितना बता रहे हैं चीजें लेयर बाय लेयर खुलती है। धैर्य रखने वाला इंसान जो है वो सबसे ज्यादा चीजों को सीखता है ना। तो ये आपको समझना है इतना सा। ये तो मैंने जनरल ट्रेंड बताया कि अगर एग्जामिनर का दिमाग सटका हुआ है तभी वो जनरल ट्रेंड का क्वेश्चन देगा, मतलब सटका हुआ होगा तो वो एक्सेप्शन वाला देगा, लेकिन उसका दिमाग ठीक है तो वो इसमें से ही क्वेश्चन दे देगा। तो पहले जनरल ट्रेंड तो पता होना चाहिए ना भाई, एक्चुअल में कैसा होगा। तो एक्चुअल में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ता है, बाकी तीनों चीजें घटती है, और बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है और बाकी तीनों चीजें बढ़ती है। देखो साइज की ये तीनों चीजें रिवर्स होगी, है ना, अपोजिट होगी। ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी, और इधर से इधर वाली चीज अपोजिट होगी, है ना। तो एक चीज कोई भी किधर से भी याद रख लेना। एक चीज मैं तो कह रहा हूं ऐसे याद रख लिया, जैसे आपने ये याद रख लिया कि साइज जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि बाकी तीनों चीजें घटती है। फिर ये भी अपने आप पता चल जाएगा कि इधर अगर साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है तो इधर साइज घटती होगी, है ना। और अगर ये इधर साइज घटती है तो ये घटती, मतलब एक चीज आप ध्यान रखेंगे तो ये तो पूरी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। एक चीज अभी भी ध्यान रख लो, फटाफट रखो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि किधर जाने पर क्या होता है। जनरल ट्रेंड बताया मैंने अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। साइज के बारे में पढ़ लेते हैं ना, दिमाग में आना चाहिए भाई। अभी मैंने क्या बताया, बहुत आसान है, बस आप सीखते जाओ। सबसे पहले हम साइज के बारे में बात करेंगे। साइज क्या होती है, देखो जनरल ट्रेंड हमने पढ़ लिया। साइज क्या होती है, डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो ये कोई एटम है, ठीक है, ये इसका नाभिक है और ये उसकी बाहरी कक्षा है। अब एक एटम में बहुत सारी कक्षा हो सकती है, हम बात करेंगे कि उसका जो नाभिक होता है और बाह्यतम कोश जो होता है उसके मध्य की दूरी जो होती है उसे कहते हैं एटॉमिक साइज। उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज कहते हैं। समझ पा रहा भाई, एटॉमिक साइज क्या होती है, बाहरी कक्षा की और नाभिक की जो दूरी है वही तो उसकी साइज हो गई, है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है और इधर जाने पर साइज घटता है। ऐसा देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जब आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर कोश की संख्या बढ़ती, कोश की संख्या बढ़ती, बताओ कोश की संख्या बढ़ती। जब आप नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ेगी, है ना, बड़ा होता जाएगा। उसमें जब एलिमेंट नंबर ज्यादा आ रहे हैं, बड़ा तत्व है, तो उसकी कोशों की संख्या भी बढ़ेगी, उसकी कक्षा जो है वो बाहर की बढ़ती जाएगी तो साइज बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात। एक चीज होती है जेड इफेक्टिव और एक चीज होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट हिंदी में इसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। मैं समझा रहा हूं, रुको भाई रुको। चलो इन दोनों चीजों को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका साइज पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पहले दोनों चीजें समझते हैं, जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। देखिए ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, ठीक है, और ये उसका नाभिक है, ये उसका क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसकी बहुत सारी कक्षा है, ठीक है, बहुत सारी कक्षा है, मैं दो बना देता हूं, है ना। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, सब में ऑब्वियसली सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है ना। तो अब ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, जो बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। भाई न्यूक्लियस का काम करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बताइए। कि जो न्यूक्लियस है वो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो खींचता है, ये जो आकर्षण बल होता है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसे क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज एक मैंने बताई, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसको आंतरिक कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल भी तो करेंगे। इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, समान चार्ज को रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
लेकिन इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव है। और अब ये जो अंदर की कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहर की कक्षा वालों को क्या करेंगे, धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, उसको बाहर फेंकेंगे। लेकिन न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अंदर खींच रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। किस किस को समझ में आया बताइए। नाभिक बाहर, सब कुछ बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर चल रहा है। कोई तो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कोई बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है ना। अब खींच कौन रहा है, न्यूक्लियस, ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, तो इसको जेड इफेक्टिव कहते हैं। और अंदर की कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर की कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना। अब इसमें साइज में क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो साइज घटता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, देखिए जेड इफेक्टिव मैंने क्या बताया आपको कि जो न्यूक्लियस है वो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे है ना। तो ये अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, मतलब न्यूक्लियस बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, तो सोचिए ये न्यूक्लियस है, ये इसकी बाहरी कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तो धंस जाएंगे ना भाई, पिचक जाएगा ये। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है तो साइज अपने आप छोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पर साइज बढ़ता है। कैसे, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे। अब अगर ज्यादा धक्का देंगे, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के ज्यादा धक्के देंगे तो साइज तो बढ़ेगा ना। अब सोचो, इमेजिन करके ऐसे धक्का दे रहे हो तो साइज बढ़ेगा, ऐसे खींच रहे हो तो साइज छोटा होगा। तो यही तो बात समझा है, यही तो बात नहीं आ रही, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, समझे, बहुत बढ़िया। अब एक होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इसमें साइज घटता है, और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है, ये भी समझाएंगे भाई, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ता। क्यों, ऐसा क्यों होता? अब आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, उस पर, परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई। और नेगेटिव चार्ज का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, एक नेगेटिव मतलब एक आया है, 3 नेगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें आए हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, साइज कम कैसे होगी, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक है Na, है ना, एक है Na+। अब सोडियम जो होता है, इस पर कितने हैं भाई, देखो न्यूक्लियस कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और एक इस पर प्लस लग गया, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिए भाई, इस पर 11 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये न्यूट्रल, इस पर प्लस लग गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके बीच में जो प्रोटॉन है वो तो उतने के उतने रहे ना, प्रोटॉन तो उतने ही है भाई, यहाँ पे भी 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 11 प्रोटॉन है, मतलब बीच वाला न्यूक्लियस तो सेम है। अब बीच वाला न्यूक्लियस अगर सेम है तो वो 11 इलेक्ट्रॉन को खींचने में उसको थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो कंपैरेटिवली उसको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो अगर थोड़ी सी आसानी उसको खींचने में हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज अपने आप घट जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज घटेगी। कैसे घटेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो आसानी खींच जाएगा, आसानी खींच जाएगा तो छोटा हो जाएगा। अब उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, कोई भी एलिमेंट हो, नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन माइनस, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, न्यूट्रल की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए? न्यूट्रल की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो खींचेगा नहीं, वो कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा कठिन होगा खींचना उसको, तो इसलिए इसमें साइज बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ जाता है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो साइज छोटी हो जाती है, क्योंकि खींचना आसान हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये साइज, यानी कि आपको ऐसे दे दे, कुछ भी दे सकता है, N-3 दे दे, है ना, एक न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है ना, और एक नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, और एक पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना, उसका साइज सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा होता है पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पॉजिटिव चार्ज दे दे, है ना, N-3, ठीक है, Cl-,
तो आपको पता है ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव में जिसमें ज्यादा हो तो सबसे बड़ा हो जाएगा। n-3 Na+ सबसे बड़ा आपको पता है ये हो जाएगा बड़ा। Na+ और Na दे दिए, साइज किसका बड़ा है? ऑब्वियसली इसका बड़ा है क्योंकि इसमें तो कम हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे दे दे Cl तो इसमें इसका बड़ा हो जाएगा। इसमें देखो न्यूट्रल वाला का ज्यादा हुआ, इसमें नेगेटिव वाला का ज्यादा हो गया। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए और अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत ही बढ़िया। ये तो हुई जनरल ट्रेंड की बारे में बात। अब हम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे कि साइंस में कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। साइंस में कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तो सबसे पहला एक्सेप्शन है ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 जो है उसमें एक्सेप्शन है। ग्रुप 13 क्या होता है, ये ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये ग्रुप 13 है। इसमें क्या होता है, साइज मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी कि जो जनरल इसका ऑर्डर होना चाहिए, नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन आता है, इसमें एल्यूमिनियम का आकार गैलियम से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां पे हो जाता है उल्टा, गैलियम का आकार बड़ा हो जाता है या लगभग बराबर भी मान सकते हैं कहीं पर। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। साइज में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक्सेप्शन पूछेगा तो पहला एक्सेप्शन तो यही है कि यहां पर गैलियम जो है वो इधर आ जाता है भाई, गैलियम का आकार छोटा हो जाता है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एल्यूमिनियम से गैलियम का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, लेकिन होना क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ये लिख दिया आपने। एक एक्सेप्शन और है, अब डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक में तो यहां पे एक 3D सीरीज होती है, एक 4D सीरीज होती है और एक 5D सीरीज। ये होती है 3D 4D 5D, ये सीरीज होती है, सबको पता है। अच्छा 3D में कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आपको याद होना चाहिए भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। 4D में हो जाएगा आपको कौन सा, यट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम और इसी प्रकार 5D सीरीज। यहां पे क्या होता है भाई, ये 3D 4D ऐसे सीरीज होती है, ठीक है। मतलब पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ी ना, ये जो होता है ना ये वाला, यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे 3D सीरीज होती है, यहाँ पे 4D, यहाँ पे 5D ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप नीचे जाते हैं तो 3D से 4D में तो साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का लगभग बराबर हो जाता है। 4D और 5D का क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर 4D का कोई एलिमेंट और 5D का कोई एलिमेंट आ जाए तो उसकी साइज लगभग बराबर होगी। ये अब एलिमेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं तो बता रहा हूं कि कहां पे क्या हो रहा है, 3D से 4D और 5D जो है इसकी साइज लगभग बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से ऐसा होता है कि 4D और 5D दोनों के जो तत्व हैं उनकी साइज लगभग बराबर हो जाती है। तो ये दो एक्सेप्शन मेनली आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो 4D और 5D सीरीज बराबर हो जाती है और एक एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम से छोटा हो जाता है। समझ आ रही, सॉरी गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। ये दो एक्सेप्शन साइज में आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको साइज में कवर करवा दी। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो बहुत ही आसान है यार दोस्त, बहुत आसान, आप समझते रहिए बस। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सबसे पहले डेफिनेशन होती है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, ये कंडीशन है उसकी, उदासीन होना चाहिए, विलगित होना चाहिए और गैसीय होना चाहिए, ठीक है। ऐसा परमाणु जो होता है उसके बाहरी कक्षा में, बाह्यतम जो कोश है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ गया होगा, दोबारा सुन लीजिए, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम जो कोश होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जनरल ट्रेंड आपको पता है, इधर जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर घटती है। अब होता क्या है, इसका किस किस डिपेंड करते कि साइज अगर बढ़ता है
साइज बढ़ता, आपने देखा होगा साइज का अपोजिट होता है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। ऐसा क्यों होता है? साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है? मान लो ये एक और ये है ना, ये न्यूक्लियस है बीच में और ये बाहरी कक्षा, इसका साइज क्या है? कंपैरेटिवली छोटा, इसका साइज ज्यादा बड़ा है। तो इसका साइज अगर छोटा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर साइज छोटा है तो उसके बाहरी कक्षा जो है वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगी, मतलब साइज छोटा है तो बाहरी कक्षा नजदीक होगी, और अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से बाहरी कक्षा ज्यादा दूर होगी। अब अगर न्यूक्लियस से बाहरी कक्षा ज्यादा दूर है तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों निकाल पाएंगे आसानी से? क्योंकि न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन नहीं रह पाएगा, साइज बहुत बड़ी है, बाहरी कक्षा दूर है उससे, तो उतना अट्रैक्शन न्यूक्लियस का नहीं है, तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे जहां साइज बड़ी होगी। इसलिए जहां साइज बड़ी वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे तो एनर्जी कम चाहिए। लेकिन जहां साइज छोटी, मतलब वहां पे बाहरी कक्षा जो है न्यूक्लियस के जस्ट पास में है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए की, तो वहां पे जिसमें साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर? क्लियर? ओके ओके। उसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा। समझ गए होंगे? ये बढ़ने पर क्या होता है, ये बढ़ने पर क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो उसको खींचता है, और अगर खींच लेगा, पास में लाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा चाहिएगी। और स्क्रीन पे धक्का देगा तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज अगर उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस जो है उसको नहीं खींच पाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नहीं खींच पाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो आसानी से खींच लेगा, तो इसमें जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। ये ट्रेंड आप अपने आप समझ समझ के निकाल सकते हैं कि किसको क्या रिलेट करता है और कैसे एक दूसरे को ये रिलेटेबल होते हैं, है ना। मैं तो बस जैसे लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट वो क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, इधर जनरल ट्रेंड इधर बढ़ता है इधर घटता है। एक्सेप्शन कौन से? देखिए आपने सुना होगा लिथियम, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यही होगा भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक गिलास क्या है ना। अब इसमें क्या होता है, ये इधर जा रहे हैं, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी कि पीरियोडिक टेबल पे ऐसे है। मतलब इधर जाने पर नॉर्मली क्या होता है, इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल ट्रेंड है वो ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आता, इसीलिए तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं आता। होता है क्या है, जो 2 नंबर पे हैं और जो 5 नंबर पे हैं वो एक एक आगे कूद जाते हैं, एक एक आगे कूद जाते हैं, यानी एक एक अगर आगे कूदता है तो ट्रेंड कैसा बनता है, लिथियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर लिथियम। यानी कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये ऑर्डर कहीं पाएगा। अब सर कहेंगे हम याद कैसे रख पाए, तो याद रखने के लिए तो मैंने बता दिया ना, 2 नंबर और 5 नंबर वाले एक एक आगे कूद जाते हैं। ये 2 नंबर वाला एक आगे कूद गया, देखो ये 5 नंबर वाला एक आगे कूद गया। लेकिन सर कहेंगे क्या इलॉजिकल बातें कर रहे हो, कुछ समझाओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये होता है अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक स्थायी होते हैं। आपको पता होगा कि जो अर्ध भरे कक्षक होते हैं या पूर्ण भरे कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, तो ज्यादा स्थायी होते हैं तो उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी प्रकार ये बेरिलियम पूर्ण भरा कक्षक, ये अर्ध भरा कक्षक, ये ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये इसका लॉजिक है भाई, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इस पे ऐसे लगा दूं, लिथियम पर प्लस लगा दिया, बेरिलियम पे लगा दिया, बोरॉन पे लगा दिया, कार्बन पे लगा दिया, नाइट्रोजन पे लगा दिया, ऑक्सीजन पे लगा दिया, फ्लोरीन पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया ना। अब क्या होगा, अब ये जो ट्रेंड है ना 2-5 वाला रहेगा भाई। ऐसे नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन। अब इसमें ये 2-5 वाले नहीं जाएंगे,
इसमें जो एक्सेप्शन रहेगा वो रहेगा 1, है ना, 1, 3 और 6। इसमें क्या होगा, 3 और 6 वाले तो एक एक आगे कूदेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ना वो सबसे आगे आगे, ये एक्सेप्शन। तो कैसा बनेगा, देखिए ये बोरॉन अपनी जगह रहेगा, सॉरी यहाँ हम तो ये पढ़ रहे हैं ना, बेरिलियम, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में बोरॉन, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नियोन और उसके बाद में लिथियम। ये सब है, ये राइट है। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 2, 5 उदाहरण है, यहाँ पे 1, 3, 6 उदाहरण, 1, 3, 6 उदाहरण। लॉजिक मैंने बता दिया, हर बड़े कोड बड़े कक्षकों को इस टाइप से ज्यादा होता है उसकी वजह से, लेकिन आपको याद रखने हैं एक्सेप्शन। इसी क्वेश्चन आएगा तो इसी एक्सेप्शन से आएगा, एडिशन एनर्जी का, नहीं तो नॉर्मल ट्रेंड से आएगा, आपको उसमें कंफ्यूज होता ही नहीं है। एक ये हो गया। अब हो सकता है इसका सेम ही है ये, भाई इसका सेम ही है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये उसका सेम ही है ना, जस्ट उसके नीचे वाले एलिमेंट में लिखे तो सेम काम करना है, 2, 5 को कूदाने, और अगर इसमें प्लस लग जाए तो 1, 3, 6 को कूदाना है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतने तो आप समझदार होंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताइए। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन बांध रहे, मतलब कि कंडीशन वही है, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। समझ आ रहा है, जो बाहरी कक्षा है उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, ऊर्जा मुक्त हो रही है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, एनर्जी चाहिए थी उसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एनर्जी मुक्त होगी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑर्डर मेन क्या रहेगा, जनरल ऑर्डर क्या रहेगा, इधर जाने पर बढ़ती है, इधर जाने पर घटती है, सबका ऑर्डर यही रहता है, साइज का अपोजिट है, बाकी तीनों का ऑर्डर इधर, इधर बढ़ना, इधर घटना, इधर बढ़ना, इधर घटना, बस। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखिए, इसमें एक्सेप्शन नॉर्मल ऑर्डर आपको पता है, एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ग्रुप 15 में एक्सेप्शन है, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। ठीक है, ये 14, ये 17 और ये 16, इनमें एक्सेप्शन है। ये क्या है, ग्रुप है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे जाने पर नॉर्मल जो ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, घटनी चाहिए भाई, है ना, यही ट्रेंड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे जाने पर घटनी चाहिए, यानी कि नॉर्मली जो ट्रेंड रहता है वो ये रहता है, ये रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो है ये मतलब सबसे नहीं, ये इससे नीचे आ जाता है, यानी कि ये अपोजिट हो जाता है, पी ऊपर फिर नाइट्रोजन और फिर ये सेम। फ्लोरीन में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, फ्लोरीन सबसे नीचे आ जाता है, मतलब क्लोरीन से नीचे आ जाता है, यानी कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन तो भाई सबसे नीचे आ जाता है, सबसे ही कम इसकी होती है ऑक्सीजन की, है ना। तो ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखने हैं कि नाइट्रोजन जो है एक नीचे आता है, फ्लोरीन भी एक नीचे आता है, ऑक्सीजन सबसे नीचे आ जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ रहा है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, ऑब्वियसली जो इधर सबसे इधर होगा, सबसे इधर कौन होते हैं, सबसे इधर हेलोजन होते हैं, यानी फ्लोरो, क्लोरो, और नीचे जाने पर घटती है, यानी जो ऊपर होगा उसके सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर थोड़ी है, अभी आपने देखा एक्सेप्शनली क्लोरीन ऊपर है कि नहीं, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो क्लोरीन की होती है। किस सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्यों होती है आपको पता चल गया भाई, देखो इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, नीचे जाने पर घटती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इधर जाने पर बढ़ती, इधर जाने पर घटती, फिर इस कोने पे जो है उसकी सबसे ज्यादा होगी, इस कोने पे तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको मैंने बताया एक्सेप्शनली फ्लोरीन जो है वो नीचे कूद जाता है, क्लोरीन ऊपर आ जाता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। ये 3 एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है ना।
ओके, अब लास्ट हमारा बच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बारे में कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है, आपको नॉर्मल ट्रेंड ही ध्यान रखना है, एक्सेप्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आप विश्वास मानिए। और क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। कैसे देखिए, विद्युत ऋणात्मकता होती है कि जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता है ना। जैसे कि ये कोई ए है, ये कोई बी है और ये इसके बीच में कोई बॉन्ड बना है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ना इसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता, अब इसको मान लो ये ज्यादा खींच रहा है तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, ए की कम हो जाएगी। या फिर ये ज्यादा खींच रहा है तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, बी की कम हो जाएगी। यानी कि अपनी तरफ जो खींचने की क्षमता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अणु का गुण है, देख लीजिए है ना, ये दो परमाणु मिलकर के उनके बीच बॉन्ड बना हुआ मतलब अणु है, तो ये अणु का गुण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है, अणु का गुण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। नॉर्मल ट्रेंड क्या रहता है, इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए, इधर जाने पर ऑब्वियसली फ्लोरीन की, उसमें तो एक्सेप्शन था इसलिए क्लोरीन आया, इसमें तो एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, कितनी होती है 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें एक्सेप्शन है नहीं। बाकी जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये चीज मतलब नया फीचर आया है, एस कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस कैरेक्टर क्या होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा आपने, एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। अब एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और भी कम है, क्योंकि इसमें 50% ऐसे है, 50% ही है। इसमें क्या होता है 33% ही है, इसमें 25% है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp है ना। sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड जिसमें है वो sp होगा, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड। तो ये भी एक याद रख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, मैंने सारी चीजें समझाने की कोशिश की। एक्सेप्शन जितने भी थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे वही मैंने करवाए, फालतू की चीजें एक भी नहीं पढ़ाई। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। और इन चीजों के बाहर आप जो है जाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सारी चीजें कवर करवा दी गई है, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, रेयर चांसेस है। तो आप इसको भी पढ़ करके आप इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो आपको बढ़िया आया तो इसको शेयर करना बाकी लोगों के साथ में भी, ठीक है। और चैनल पर नए हो ऑब्वियसली तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है, हिम्मत बनती है। अगला जो है अगले दिन जब बिना सब्सक्राइब आए, बिना व्यूज आए हम वीडियो बनाते हैं ना, बनाते हैं ऐसा नहीं बनाते, लेकिन बनाते हैं ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं लो हो जाता है, उतना जो है कॉन्फिडेंस या उतनी जो है जोर से नहीं बना पाते। तो वीडियो को यार शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कंटेंट लोगों तक जाएगा। पसंद आएगा नहीं आएगा ये उनकी बात है, लेकिन आप शेयर करो यार, है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा जो है मुझे जो है आप देंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले